रात के 11 बज रहे हैं। जंगल के भीतर का रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा है। राहुल की बाइक की हेडलाइट की रोशनी मूसलाधार बारिश की मोटी बूंदों को चीरने में नाकाम हो रही है। हर तरफ पानी के गिरने की गड़गड़ाहट है, जो जंगल के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही है। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, जिसकी नीली चमक में पेड़ों की डालियां किसी कंकाल के हाथों की तरह हवा में लहराती दिखाई देती हैं। सड़क पर पानी जमा हो गया है, जिससे बाइक का पहिया बार बार फिसल रहा है। राहुल ने अपनी पकड़ हैंडल पर और मजबूत की है। इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आती है, जैसे वह इस दबाव को झेलने में असमर्थ हो। बारिश की फुहारें हेलमेट के शीशे पर टकराकर धुंधलापन पैदा कर रही हैं। राहुल ने ब्रेक पर दबाव डाला। बाइक की रफ्तार कम हुई। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन सिवाय गिरते पानी और दूर कहीं चमकती बिजली के उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। बिजली की एक और कड़क के साथ सड़क के किनारे एक स्थिर आकृति दिखाई दी। वह सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। राहुल ने बाइक की रफ्तार धीमी की और उसके पास जाकर ब्रेक दबा दिए। टायरों के कीचड़ में रगड़ने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। उसने हेलमेट का शीशा ऊपर उठाया और चिल्लाकर पूछा, मैडम, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? गांव बहुत दूर है, बैठिए, मैं छोड़ देता हूं। कोई जवाब नहीं आया। वह आकृति वैसी ही स्थिर खड़ी रही, जैसे बारिश की बूंदें उसे छू ही न रही हों। राहुल ने बाइक को थोड़ा और करीब मोड़ा। उसका इंजन रुक रुक कर चल रहा था। उसने फिर से आवाज दी, सुन रही हैं आप? तभी आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी। उस तेज नीली रोशनी ने पूरी सड़क को दिन की तरह साफ कर दिया। उस रोशनी में राहुल ने देखा, उस औरत का चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था, जहां आंखें या नाक होनी चाहिए थी। राहुल का हाथ हैंडल पर कांपने लगा। बाइक का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने डर के मारे पलकें झपकाईं और जब दोबारा देखा, सड़क पूरी तरह खाली थी। वहां कोई नहीं था। राहुल का शरीर डर से अकड़ गया था। उसने घबराकर किक मारी। इंजन एक बार में स्टार्ट नहीं हुआ। उसने फिर पूरी ताकत से किक मारी। इंजन की गड़गड़ाहट वापस लौटी। उसने बिना पीछे मुड़े एक्सीलरेटर घुमाया और बाइक को सड़क पर दौड़ा दिया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गोलियों की तरह लग रही थीं। दूर अंधेरे में उसे एक विशाल जर्जर हवेली का ढांचा दिखाई दिया। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत का एक हिस्सा नीचे लटका हुआ था। राहुल ने बाइक को हवेली के मुख्य द्वार के पास पटका और लड़खड़ाते हुए अंदर की ओर दौड़ा। उसके जूते गीली मिट्टी में धंस रहे थे। वह जैसे ही हवेली की दहलीज के अंदर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। तभी भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी हवा के झोंके के तेजी से पीछे की ओर घूमा। धड़ाम! एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। लोहे की भारी कुंडी खुद ब खुद गिर गई। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। अंदर का सन्नाटा बाहर की बारिश से भी ज्यादा भारी था। वह अब पूरी तरह से अंदर फंस चुका था। राहुल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी का एक पतला घेरा अंधेरे में तैरने लगा। हवेली के भीतर की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे सांस लेना भी मेहनत का काम हो। उसने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई। वहां की दीवारें पुरानी और खुरदरी थीं। रोशनी के दायरे में उसे कुछ अजीब दिखा। उसने करीब जाकर देखा। दीवारों पर नाखूनों से गहरी खरोंचें बनी थीं। ये निशान किसी जानवर के नहीं, बल्कि इंसानी उंगलियों के थे। उसने टॉर्च को थोड़ा और ऊपर किया। खरोंचों के बीच दीवार पर कुछ शब्द उकेरे गए थे, मत रुको। राहुल के हाथ कांपने लगे। मोबाइल की रोशनी दीवार पर थरथराने लगी। उसने आगे बढ़कर दूसरी दीवार देखी। वहां भी लिखा था, वो देख रही है। हर शब्द के नीचे नाखूनों के गहरे निशान थे, मानो किसी ने मरते हुए ये संदेश छोड़े हों। हवेली के अंदर का सन्नाटा अब कानों में चुभने लगा था। राहुल ने अपनी सांसें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख रहा था। हवा में धूल के कण स्थिर थे, जैसे समय वहां थम गया हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। उसके चेहरे पर पसीना जमने लगा।
उसने दीवारों को छूकर देखा। पत्थर की सतह से एक चिपचिपा ठंडा तरल रिस रहा था। हवेली के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि राहुल को अपनी धड़कनें भी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से एक अजीब सी आवाज आई, घस घस, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। राहुल के कान उस आवाज की दिशा में तन गए। उसने मोबाइल की टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। वहां अंधेरे में डूबी हुई सीढ़ियां दिख रही थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो लकड़ी की सीढ़ी ने एक तीखी चीख के साथ विरोध किया। चर्रर। आवाज पूरे घर में गूंज गई। राहुल रुक गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने फिर से ऊपर की ओर देखा। वह आवाज अब रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई उसे ऊपर बुला रहा हो। उसने कांपते हुए हाथों से सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ी। लकड़ी की सतह ठंडी और चिपचिपी थी। उसने अपना पहला कदम रखा, फिर दूसरा। हर कदम के साथ सीढ़ियां ऐसे कराह रही थीं जैसे वे टूटकर गिर जाएंगी। ऊपर से आती घस की आवाज अब तेज हो गई थी। राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। वह जितना ऊपर जा रहा था, हवा उतनी ही भारी और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर की मंजिल का अंधेरा उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। राहुल सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंचा। सामने एक विशाल पुराना दर्पण लगा था। उसकी सतह पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन बीच का हिस्सा साफ था। राहुल ने टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली। कांच में उसका अपना चेहरा दिखाई दिया, जो डर से पीला पड़ चुका था। उसने अपनी सांसें थाम ली। तभी दर्पण के भीतर एक हलचल हुई। राहुल की परछाई के ठीक पीछे एक आकृति उभरने लगी। वही बिना चेहरे वाली औरत दर्पण की धुंधली गहराई से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। उसने फिर से दर्पण की ओर देखा। अब वह आकृति कांच की सतह से बाहर निकल चुकी थी। राहुल के पीछे खड़ी उस आकृति ने अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर टिका दी। राहुल को लगा जैसे कोई नुकीली बर्फ उसकी त्वचा के अंदर धंस रही हो। वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। दर्पण के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम देर से आए। राहुल कांपते हुए गर्दन को थोड़ा घुमाता है। उसकी नजरें दर्पण के कांच पर टिकी हैं। राहुल ने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए एक जोरदार झटका दिया और पीछे मुड़ा। वह दरवाजा जिससे वह अभी अंदर आया था, वहां अब सिर्फ एक सपाट दीवार थी। राहुल ने घबराकर अपने हाथ दीवार पर मारे, लेकिन वहां लकड़ी का कोई निशान नहीं था। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया। तभी कमरे की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से एक गाढ़ा चिपचिपा काला तरल रिसने लगा। वह तरल फर्श पर फैलते हुए राहुल के जूतों तक पहुंच गया। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस तरल पर डाली। उस काले पदार्थ के भीतर दर्जनों इंसानी चेहरे उभर रहे थे, जो दर्द से बिलबिला रहे थे और अपनी उंगलियां बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उस चिपचिपे पदार्थ में धंसने लगे। राहुल का शरीर कांप रहा था और वह समझ चुका था कि यह हवेली उसे बाहर नहीं जाने देगी। राहुल का संतुलन बिगड़ गया। वह धड़ाम से फर्श पर गिरा। जैसे ही उसके हाथ लकड़ी के तख्तों से टकराए, फर्श के जोड़ अचानक चटक गए। फर्श के नीचे से दर्जनों ठंडे पीले पड़ चुके हाथ बाहर निकले। वे हाथ सांपों की तरह रेंगते हुए राहुल के टखनों पर लिपट गए। राहुल ने फर्श की दरारों को पकड़ने की कोशिश की। उसके नाखून लकड़ी में धंस गए, लेकिन उन हाथों की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसे धीरे धीरे लकड़ी के तख्तों के नीचे खींचा जाने लगा। राहुल ने अपना पूरा जोर लगाया। उसने फर्श के किनारों को कसकर पकड़ा, लेकिन उसका शरीर इंच दर इंच नीचे धंसता गया। धूल और पुरानी लकड़ी का बुरादा उसकी आंखों में भर गया। वह औरत अब उसके बिल्कुल ऊपर खड़ी थी। उसकी बिना चेहरे वाली आकृति से एक ठंडी लहर कमरे में फैल रही थी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर एक आखिरी चीख निकाली, बचाओ। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराई, लेकिन बाहर चल रहे मूसलाधार तूफान की गड़गड़ाहट ने उस चीख को पूरी तरह निगल लिया। फर्श के तख्ते वापस अपनी जगह पर जुड़ गए।
राहुल का शरीर जमीन के नीचे गायब हो गया। कमरा फिर से शांत हो गया। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज बची थी। अगली सुबह आसमान साफ हो चुका था। सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। गांव के कुछ लोग हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचे। राहुल की बाइक अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके टायरों के निशान कीचड़ में धंसे हुए थे। इंजन ठंडा पड़ चुका था। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर का सन्नाटा ऐसा था जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। लोग अंदर दाखिल हुए। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, जिस पर कोई पदचिन्ह नहीं थे। दीवार पर, ठीक उसी जगह जहां राहुल ने पिछली रात खरोंचें देखी थीं, एक नई और गहरी खरोंच उभरी हुई थी। ताजी लकड़ी के रेशे अभी भी बाहर निकले हुए थे। उन पर लिखा था, वो आ गया। लोग एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल का कहीं पता नहीं चला। वह हवेली के उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था जहां से कोई वापस नहीं लौटता। आज भी जब बारिश होती है और बिजली कड़कती है, उस जर्जर हवेली के भीतर से एक दबी हुई आवाज आती है, मुझे यहां से निकालो। लेकिन वह आवाज सिर्फ एक चेतावनी है। हवेली का सन्नाटा फिर से गहरा हो जाता है और जंगल का अंधेरा उसे अपनी बाहों में समेट लेता है।